Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture of Electronics 2, which is based on the content from Thomas Floyd's book and Robert Boylestade's book. तो आज हम लास्ट टू लेक्चर से एफिटीज़ देख रहे हैं. आज हम कोशिश करते हैं कि एफिटीज़ को कंक्लूड कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम दी slight overview of our previous lectures. हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में जेफेट को देखा था, इसमें एन चैनल और पी चैनल ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग और कंस्ट्रक्शंस वगैरह देखी जेफेट्स की, और उसके बाद हमने उसकी बाइजिंग और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व, पिंच ऑफ वोल्टेज और वी पी जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, डेटा शीट में गिवन होता है. फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज से मुतालिक हमने देखा था. फिर हमने डिफरेंट अमाउंट ऑफ या वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस पोटेंशियल एट गेट टू सोर्स जंक्शन, जिसे VGS कहा जाता है, हमने अब देखा इसको. डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ID करंट्स देखे, सेचुरेशन करंट्स जो कि स्टेडी स्टेट करंट्स कह सकते हैं या एक्टिव रीजन करंट्स कहा जा सकता है जिनको. तो उसके बाद हम फिर आगे कट ऑफ वोल्टेज देख रहे थे. कट ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस पर आपका ड्रेन करंट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो चुका होता है. रिवर्स बायस पोटेंशियल ऑफ VGS जिस पर ID अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाता है. और उसकी रीज़न हमने यही बताई थी कि PN जंक्शन का रिवर्स बायस होने की वजह से, गेट टू सोर्स PN जंक्शन के रिवर्स बायस होने की वजह से डिप्लीशन रीजन इतनी वाइडर हो जाती है कि वो दोनों साइड्स से जो डिप्लीशन रीजन है वो एक दूसरे को अप्रोच करती है, टच करती है, और जो आपकी N चैनल या P चैनल का क्रॉस सेक्शन है उस सारे के सारे क्रॉस सेक्शन में डिप्लीशन रीजन आ जाती है. तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स टू ड्रेन, या इलेक्ट्रॉनिक करंट की टर्म में अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से फिर आगे हमने इसके जो पिंच ऑफ वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज का कंपैरिजन देखा. फिर हमने ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्टडी की और तीन डिफरेंट मेथड्स हमने देखे जिनके तहत हम ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को ड्रा कर सकते थे. तो फिर आखिरी जो हमारा कंक्लूजन था लास्ट लेक्चर में वो था इस एक एग्ज़ाम्पल पर जिसको हमने यूज़ किया और ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमने ड्रा की. तो अब आते हैं नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो डेटा शीट से मुतालिक है. जिस तरह आपने डायोड्स डिफरेंट टाइप्स के पढ़े, उनकी डेटा शीट्स आपने देखी होंगी, BJTs आपने देखे, तो इसी तरीके से जेफेट्स की भी डेटा शीट होती है. तो डेटा शीट में आपको जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट रेटिंग्स हैं, मैक्सिमम करंट परमिसिबल क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो शेप है डिवाइस की वो किस तरह से होगी जो आप जब आप उसको परचेज़ करने जाएंगे, उसकी पिन डायग्राम क्या होगी, कौन सी गेट है, कौन सी सोर्स है, कौन सी ड्रेन है. इस तरीके से आपको डिफरेंट डिवाइसेस का जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है. उसकी टेम्परेचर की डिपेंडेंस के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है. उसके थर्मल इम्पैक्ट्स यानी कि कम टेम्परेचर पर किस तरीके से बिहेव करता है, ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाता है तो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसकी जो की फ़ीचर्स हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर किस तरीके से फ़र्क पड़ता है. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप जो है वो डेटा शीट से देख सकते हैं. तो डेटा शीट में ये तमाम इंफॉर्मेशन गिवन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं इसमें हमें ड्रेन गेट वोल्टेज गिवन है कि वो 25 वैल्यू होनी चाहिए उसकी, और यूनिट जो है वो वोल्ट्स है. गेट टू सोर्स वोल्टेज आप -25 अप्लाई कर सकते हैं. ये 2N5457, 2N5458 एंड 2N5459 टाइप्स के जो डिवाइसेस हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है. और इसकी जो दूसरी शेप है उसके लिए जो नंबर्स हैं, नंबर डिफरेंट है. MMBF 5457, MMBF 5458 एंड सिमिलरली 5459. तो ये
डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट उनके जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स के फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैरामीटर्स और उनकी रेटिंग्स गिवन है। फॉरवर्ड गेट करंट इतना हो सकता है, 10 मिली एम्पियर हो सकता है। ऑपरेटिंग स्टोरेज जंक्शन टेम्परेचर जो है वो तकरीबन -55 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द डिवाइस। इसी तरह से फिर उसने पावर डिसिपेशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पीडी से उसको रिप्रेजेंट किया है। सवान इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब फॉर एग्जांपल जो चीज़ अभी हमने देखी हैं, अभी तक हमने इसने जो गिवन है, फॉर एग्जांपल IGSS गिवन है, VGS ऑफ गिवन है, इसी तरीके से इसका IDSS के करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर गिवन हैं। तो इस तरह स्मॉल सिग्नल करेक्टरिस्टिक्स GS GCS और ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप जब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो इन फीचर्स का ख्याल रखना पड़ता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डेटा शीट में गिवन होती है। तो अब हम एक नेक्स्ट जो चीज़ देख रहे हैं JFET से मुतालिक, वो है फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है जी। ट्रांस का वर्ड जैसे हमने कल भी एक्सप्लेन किया था गुज़िश्ता लेक्चर में कि वो ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो चीज़ जब आप देख रहे होते हैं तो आप ट्रांस का वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये एक कंडक्टेंस है जो कि इनपुट और आउटपुट के पैरामीटर्स के दरमियान कैलकुलेट की जाएगी। अब हम इनपुट इसमें कहते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज, जो कि हमारा कंट्रोलिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हम ड्रेन करंट जो कि आउटपुट करंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के दरमियान एक रिलेशनशिप बता रही होती है ये क्वांटिटी। तो द फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस या ट्रांसफ़र कंडक्टेंस GM जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इज़ द चेंज इन ड्रेन करंट डेल्टा ID फॉर गिवन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज डेल्टा VGS विद द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है। जब आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखकर आप करेक्ट जो आपकी है ना गेट टू सोर्स वोल्टेज उसके वेरिएशन को और ड्रेन करंट की वेरिएशन को का रेशो लेते हैं, तो वो आपको ट्रांस कंडक्टेंस की टर्म में रिप्रेजेंट मेंशन की जाती है। डेटा शीट के अंदर GM से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आमतौर पर, और इसका यूनिट जो है वो सीमेंस या MO इस्तेमाल किया जाता है। तो अदर कॉमन डिजिग्नेशंस फॉर दिस पैरामीटर इज़ द RGFS और YFS, जो कि फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस है ना। Y हम यूजुअली एडमिटेंस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसको फॉरवर्ड एडमिटेंस भी कहा जाता है। तो फॉरवर्ड का वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपकी डिवाइस अब कंडक्शन मोड में है, फॉरवर्ड मोड में है। द GM इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द वोल्टेज गेन ऑफ FET एम्पलीफायर। और जो GM है ये आपकी उसका वोल्टेज गेन को डिटर्मिन करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हम किसी टाइम पे एग्जांपल्स वगैरह से देख सकते हैं। आपके पास जो जितनी डिवाइस की कंडक्टेंस होगी, ये देखें ये क्वांटिटी इतनी आउटपुट के जो वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा करंट पर, आउटपुट करंट पर। अगर आपका आउटपुट करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है GM की वैल्यू ज़्यादा है और अल्टीमेटली आपका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से आप कहते हैं कि आपकी जो डिवाइस है उसका गेन ज़्यादा हो रहा है। तो आगे जब हम FET बेस्ड एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ पर फर्दर डिटेल के साथ आ जाएगी। तो बिकॉज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ JFET इज़ नॉन लीनियर, GM वेरीज इन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड द कर्व एज सेट बाय VGS। अब आपको कल भी ये बात बताई गई थी कि ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलेशनशिप अगर आप देखें थ्रू आउट तो ये रिलेशनशिप एक कर्व्ड है, स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम इन डिवाइसेस को स्क्वायर लॉ डिवाइसेस भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे फॉर एग्जांपल इस रीजन में रीजन 1 जिसको इसने मेंशन किया है, तो चेंज इन Y डेल्टा ID की जो चेंज है दैट इज़ स्मॉलर, हाउएवर द चेंज इन वोल्टेज VGS इज कंपैरेटिवली हायर, तो रिजल्टिंग इन GM एज लो।
इसी तरीके से आप अगर रीजन 2 पर देखते हो तो वहाँ पर GM की वैल्यू कंपैरेटिवली हाई है, तो इसका मतलब यह है कि स्मॉलर चेंज इन VGS विल काज हायर चेंज इन या लार्जर चेंज इन ID। तो इससे मतलब ये निकलता है कि अगर हम बेहतर गेन हासिल करना चाहते हैं तो हम डिवाइस को इस रीजन में ऑपरेट करें, ना कि इस रीजन में ऑपरेट करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और जो अलमिया फेस हो सकता है कि अगर आपका सिग्नल, इनपुट सिग्नल लेटर से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, वोल्टेज की बात अगर करते हैं, तो ये कट ऑफ रीजन में जा सकती है, करंट बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है। तो इसलिए इसको बेहतर होता है कि आप दरमियान की तरफ फ्लो ऑपरेट करें या ऊपर की तरफ ऑपरेट करें, क्योंकि ऊपर करंट एक मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है। ठीक है जी। तो बिकॉज द ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जेफेट इज़ नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर होती है, इस वजह से हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट जो ट्रांसकंडक्टेंस है वो मिलती है। द वैल्यू ऑफ GM इज ग्रेटर नियर द टॉप ऑफ द कर्व VGS इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ नियर द बॉटम। ये बात मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। JFET forward transconductance. A data sheet normally gives the value of GM measured for VGS 0 volt, GM नॉट इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डेटा शीट में आपको जो गिवन है, अभी हमने पीछे जो डेटा शीट देखी थी उसमें GM नॉट और GFS इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमो विद VDS इज इक्वल टू 15 वोल्ट। जब आपने VDS 15 वोल्ट अप्लाई किया तो G और VGS आपने ज़ीरो रखा, तो उस वक्त जो आपको ट्रांसकंडक्टेंस मिली दैट वाज 1000 माइक्रोमो। गिवन GM नॉट, one can calculate an approximate value for GM naught at any point on the transfer characteristic curve using the formula। तो ये एक जेनेरिक फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास GM नॉट मौजूद है तो JFETs के लिए हम GM की वैल्यू फॉर एनी गिवन VGS कैलकुलेट कर सकते हैं। When the value of GM naught is not available, it can be calculated using the values of IDSS and VGS off using equations 8.3। तो आप अगर आपको सिर्फ IDSS और VGS off का पता है, जो कि डेटा शीट में लाजमी पता होता है, तो फिर आप GM नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि ये एब्सोलूट वैल्यू है, रिवर्स बायस की वजह से जो नेगेटिव साइन आता है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल आ जाती है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड ऑन द डेटा शीट ऑफ फिगर जो हमने पीछे देखी थी फॉर दिस डिवाइस, और उसमें IDSS की वैल्यू 3 मिली एम्पियर है, VGS ऑफ -6 वोल्ट है, और जो GFS मैक्स है दैट इज़ 5000 माइक्रो सीमेंस। यूजिंग these values determine the forward transconductance for VGS -4 volt and find ID at this point। तो GM नॉट इज इक्वल टू GFS इज इक्वल टू 5000 माइक्रो, वो ऑलरेडी गिवन है। तो अब आप उस इक्वेशन में, इक्वेशन 8.2 में वैल्यूज पुट करते जाएं और आंसर कैलकुलेट करना सिंपल है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है वो बनता है इनपुट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब हम थ्रू आउट ये चीज़ देखते आए हैं कि फॉर द केस ऑफ JFET हम इनपुट साइड को, जो कि गेट टू सोर्स साइड है, उसको रिवर्स बायस कर रहे होते हैं। ठीक है, ना कि BJTs की तरह उसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं। वहाँ पर जो इनपुट साइड होती है वो बेस इमिटर जंक्शन होता है अगर हम NPN ट्रांजिस्टर को ले रहे, और उस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। दिस मीन्स कि यहाँ पर जो इनपुट इम्पीडेंस है रिवर्स बायस होने की वजह से लॉजिकली हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि हाई होगी। एज यू नो, a JFET operates with its gate to source junction reverse biased, which makes the input resistance at the gate very high। तो जिसकी वजह से गेट पर इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाती है। दिस हाई इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसकी वजह से आगे हम चल के जब एम्पलीफायर देख रहे होंगे तो, या इससे पहले भी BJTs में गालिबन आपने ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पर जो इनपुट इम्पीडेंस का हाई होना एक
एडवांटेज होता है, क्योंकि वो फिर आपकी जो एज अ बफर भी एक्ट कर रही होती है। आपकी जो एम्पलीफिकेशन स्टेज बनती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, वो एज अ बफर भी एक्ट कर रही होती है। वो पीछे की जो इम्पीडेंसेस हैं उनका इम्पैक्ट आगे या आगे का इम्पैक्ट पीछे ट्रांसफ़र नहीं कर रही होती। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज पर आपको एक बफर मिल जाता है। तो रिकॉल दैट बीजेटीज ऑपरेट विद द फॉरवर्ड बायस बेस एमिटर जंक्शन, ये पहले हमने बात कर दी है। जेफेट डेटा शीट ऑफ्टन स्पेसिफाई द इनपुट रेजिस्टेंस बाय गिविंग a value for the gate reverse current IGSS। अच्छा जी, और कहता है कि जो आपकी डेटा शीट होती है उसमें आमतौर पर IGSS की एक वैल्यू गिवन होती है जिसको कहते हैं हम गेट रिवर्स करंट। ठीक है, तो गेट जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है, ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट होता है उसकी बात हो रही है। तो एट अ सर्टेन गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो रिवर्स बायस में कितना करंट फ्लो करता है किसी फॉर स्पेसिफिक VGS वैल्यू, तो उससे हम इसकी इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है VGS चूँकि रिवर्स बायस में तो नेगेटिव साइन उसके साथ आमतौर पर लगाया जाता है। उस एम्बिग्विटी को, उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए उसने साथ एब्सलूट की साइन यूज़ कर दी है। और IGSS की वैल्यू आपको डेटा शीट से गिवन होती है, इससे आप ऑटोमेटिकली बड़ी ईजीली RN की वैल्यू, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2N5457 की डेटा शीट को देखा जाए तो वहाँ पर IGSS की वैल्यू 1 नैनो एम्पियर है और VGS की वैल्यू 15 वोल्ट है। तो इससे आप आसानी से जो RN फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा ये इसमें एक बात याद रखने की है कि IGSS इंक्रीज विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर होता है, आपको पता है कि माइनॉरिटी कैरियर्स टेम्परेचर राइज करने की वजह से बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से फिर अगर I बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको पता है कि I अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो इसीलिए जो डिवाइसेस हीट अप हो रही होती हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट होती है, वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तो हमें फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कूलिंग को इंश्योर करना पड़ता है, उनको एक स्टेडी टेम्परेचर पर प्रेफरेंस रखना पड़ता है, ये हमारी प्रेफरेंस होती है। द इनपुट कैपेसिटेंस CISS इज द रिजल्ट ऑफ जेफेट ऑपरेटिंग। अब चूँकि ये एक रिवर्स बायस में जंक्शन ऑपरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो रिवर्स बायस की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है दैट विल नेसेसरीली एक्ट एज अ डाई इलेक्ट्रिक, और उसकी जो साइड्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के तौर पर एक्ट करती हैं। चार्जेस वहाँ पर अकमुलेट हुए होते हैं तो इसलिए वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स बन जाती हैं, तो ये एक कैपेसिटेंस के तौर पर एक्ट करता है। तो इसका रिवर्स बायस्ड जंक्शन होने जो गेट टू सोर्स जंक्शन है तो उसकी वजह से फिर वहाँ पर एक कैपेसिटेंस का इम्पैक्ट भी आता है। रिकॉल दैट रिवर्स बायस PN जंक्शन एक्ट एज अ कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस पोटेंशियल। तो जो आप रिवर्स बायस में उस पर पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है आपने, उस पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। जाहिर है कि उसके हिसाब से फिर उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ वेरी करेगी जो कि आपके डाई इलेक्ट्रिक को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, और उसी के रिवर्स बायस पोटेंशियल के हिसाब से उसकी जो चार्जेस अकमुलेटेड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पर, उनकी अमाउंट भी वेरी कर रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना रिवर्स बायस पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हैं उतनी कैपेसिटेंस का इम्पैक्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें ये भी डेटा शीट में गिवन होता है। डेटा शीट से आपको ये जो हम इतनी देर से डिवाइस देख 5457 उसमें CISS की वैल्यू 7 पिकोफैरेड होती है फॉर VGS इक्वल टू 0। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसमें डेटा शीट पैरामीटर्स हैं कि आप 20 वोल्ट VGS अगर हो और IGSS ये हो तो आपकी RN क्या होती है, तो आप उससे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको कहते हैं ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस। हम अभी तक जो चीज़ देख रहे हैं ड्रेन से सोर्स की तरफ जस्ट एक चैनल है N टाइप या P टाइप का, उस और वो सेमीकंडक्टर डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो इसलिए उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। उसकी रेजिस्टेंस को जैसे हमने कल पिछले लेक्चर्स में देखा था कि उसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द डिवाइस। जैसे कि
लेट से जो नीचे वाला पोर्शन है उससे ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होता है, तो उस लिहाज से हम उसको वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये पूरी डिवाइस की रेजिस्टेंस है, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक की। तो उसको जब कैलकुलेट करना पड़ता है तो वो हम ड्रेन टू सोर्स का वोल्टेज ड्रॉप और ड्रेन टू सोर्स का करंट आईडी की बात करते हैं। You learned from the drain characteristic curve that above pinch off the drain current is relatively constant over the range of drain to source voltages। कि जब आप पिंच ऑफ वीपी से आगे निकल जाते हैं, वीपी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है और वो सिर्फ उस वक्त हम टर्म यूज़ करेंगे जब वी जी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, अदरवाइज हम इसको पिंच ऑफ वोल्टेज ही कहते हैं। तो पिंच ऑफ पॉइंट के बाद क्या है कि आपका करंट तकरीबन कांस्टेंट रहता है, आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को जितना मर्जी बढ़ाते जाएं अप टू ब्रेक डाउन। ये हम पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। देयरफॉर अ लार्ज चेंज इन VDS प्रोड्यूसेस ओनली अ वेरी स्मॉल चेंज इन ID। तो इसी का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत ज़्यादा चेंज भी अगर VDS को करते हैं तो ID में कोई ख़ास चेंज नहीं आती, बहुत नेग्लिजिबल सी चेंज आती है। The ratio of these changes is the AC drain to source resistance of the device RDS। तो R prime DS जो है इसको हम इसको ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये डेटा शीट में स्पेसिफाई की जाती है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट कंडक्टेंस या आउटपुट एडमिटेंस, इस इन टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का हम उस टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो अभी ये इस जेफेट के टॉपिक से रिलेटेड हमारे आज के ये लास्ट लेक्चर या लास्ट स्लाइड है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक कंपैरिजन है BJTs का और FETs का। IDSS टाइम्स 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर इज इक्वल टू ID। तो ये आउटपुट करंट ID होता है, जबकि BJT में IC होता है, वो बीटा टाइम्स IB है। इसी तरीके से ID इज इक्वल टू IS, क्योंकि ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट जा रहा है, कोई भी करंट आपके गेट की तरफ नहीं जाता। जबकि इधर अप्रॉक्सीमेट का सिंबल BJT में इस्तेमाल होता है, IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE, क्योंकि उसमें एक करंट वहाँ से बेस इमिटर जंक्शन से भी आ रहा होता है, आल्दो कि वो बहुत छोटा है इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट कहा गया। IG इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0 एम्पियर, क्योंकि रिवर्स बायस जंक्शन है, लिहाजा गेट का करंट 0 होता है। लेकिन यहाँ पे बेस टू इमिटर का वोल्टेज है और वो 0.7 वोल्ट है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड है। विद दिस आज का लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम मॉसफेट्स स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।